तैयार हैं। लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड आरआरबी जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट है। गेट एकेडमी का जो कोर्स है CBT 1 499 में अवेलेबल है, CBT 1 प्लस CBT 2 777 में अवेलेबल है। जैसे कि CBT 1 का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है, जितने भी एग्जामिनेशन थे, जितने भी शिफ्ट में थे, सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज 18 तारीख है। तो अब बचता है CBT 2 में अगर आप एनरोल करते हैं तो जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है CBT 2 में आरआरबी जेई के ऑफिशियल सिलेबस में, वो सारे के सारे सब्जेक्ट इमीडिएट बेसिस पे सारे वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिसके कारण आपको फर्दर स्ट्रगल ना हो कोर्सेज को लर्न करने में, सब्जेक्ट्स को लर्न करने में, और आप अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकें और स्टडी कर सकें। राइट। गेट 2027 का जो कोर्स है उसकी कोर्स प्राइस 5,555 रुपीज़ है। गेट 2025 का कोर्स 2,222 रुपीज़ में, 26 का कोर्स 3,333 रुपीज़ में एंड 27 का जो कोर्स है वो 5,555 रुपीज़ में अवेलेबल है। आरआरबी जेई, SSC जेई 777 में, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट AJE एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में, ESC नॉन टेक्निकल जो कि UPSC का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें ICT, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और जो भी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वो आपको 777 में प्रोवाइड किए जाएंगे। गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी कि अगर आप केवल और केवल नेटवर्क में इंटरेस्ट रखते हैं या पावर सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या इलेक्ट्रिकल मशीन्स में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, कंट्रोल सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर सिग्नल सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं या EMT में इंटरेस्ट रखते हैं या माइक्रो प्रोसेसर में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इंडिविजुअल बेसिस पे इन कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज आप कॉम्बिनेशन के साथ भी कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिटेल्स फॉर गेट 2025 कोर्स, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 333 में अवेलेबल है। गेट 2025 के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट 28, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के टेस्ट 12, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के टेस्ट 12, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14, फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10 टेस्ट, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। तो इन 76 टेस्ट को अगर आप बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट करके प्रिपेयर कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, तो इससे आपको अपने सिली मिस्टेक्स का पता चलेगा कि कहाँ पे आप सिली मिस्टेक्स कंडक्ट कर रहे हैं एंड कैलकुलेशन में कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहे हैं, कौन से वीक एरिया है, आपको कहाँ पे और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ज़रूरत है, कहाँ पे और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की ज़रूरत है, कहाँ पे और थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है। जो रैंकर्स हैं, टॉप रैंकर्स, उनके साथ अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करने का मौका मिलेगा कि उन्होंने पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितने टाइम में सॉल्व किया, आपने कितना टाइम डिवोट किया। इस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करके धीरे धीरे रेक्टिफाई करते हुए आप अपने रैंक को बेस्ट पॉसिबल रैंक तक लेके जा सकते हैं। और गेट एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज है 76 टेस्ट जो डिजाइंड है ऑफिशियल गेट पेपर के अकॉर्डिंग डिजाइन है। जैसे कि ऑफिशियल गेट पेपर में कभी भी कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट आपको गेट एकेडमी के टेस्ट सीरीज में देखने के लिए मिलेगा। एज पर द गेट स्टैंडर्ड यूनिक क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं यहाँ पे, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा बिल्डअप करने में हेल्प करेंगे आपका। जनरल एप्टीट्यूड का जो ई बुक है, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड गेट के एग्जामिनेशन में 13 से 15 मार्क्स का वेटेज रखता है, जो कि एक अच्छा खासा वेटेज है। किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज जनरल एप्टीट्यूड का देखने के लिए मिलता है। एप्टीट्यूड ई बुक का QR कोड स्क्रीन के सामने, इस QR कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो एप्टीट्यूड के ई बुक तक आप पहुंच जाएंगे, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। और ये बुक 222 में आपको अवेलेबल है। और इस बुक की खास बात यह है कि इसमें 15 ईयर्स प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है, राइट, शॉर्ट पॉसिबल सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, मैं रवि तिवारी, मास्टर्स इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव। और आज के इस इलेक्ट्रिकल मशीन के सेशन में
हम लोग आयरन लॉसेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हमारे सामने आते हैं, चाहे वो गेट के प्रॉब्लम हो या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रॉब्लम हो, अगर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे सामने आया आयरन लॉस से रिलेटेड, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, क्या अप्रोच फॉलो कर सकते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो आज की इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि न्यूमेरिकल हैंडलिंग किस तरीके से होगा आयरन लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन पे। और ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे हर ईयर में एक ना एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और गेट में भी रोल प्ले करता है। तो द थिंग इज आयरन लॉस हम लोगों को कैलकुलेट करना है, किस तरीके से कर सकते हैं। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने हिस्टेरेसिस लॉस एनालाइज किया, एडी करंट लॉसेस एनालाइज किए और इनके मिनिमाइजेशन टेक्निक देखे। सारा कंप्लीट एनालिसिस हम लोग हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस के रिलेटेड कर चुके हैं। तो इन्हीं दोनों लॉसेस को कंबाइन करने के बाद जो लॉस होते हैं, जिसको हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो टोटल लॉस जो हो रहा है उसको हम लोग आयरन लॉस कहेंगे, आयरन लॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर या फिर कोर लॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर की ट्रांसफार्मर के कोर में जो लॉसेस हो रहे हैं उन लॉसेस को हम लोग ट्रांसफार्मर का कोर लॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर कहेंगे। और ये दो कंपोनेंट्स इसमें होते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस होता है और एडी करंट लॉस होता है। इन दोनों लॉसेस को कंबाइन करने के बाद आयरन लॉस या फिर कोर लॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर कहते हैं हम लोग। तो आज के इस सेशन में हमारे पास डिस्कशन करने के लिए ये है कि किस तरीके से हम लोग इन लॉसेस को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या अप्रोच होगा हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए। तो हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में देख लिया है कि एरिया ऑफ BH मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम ऑफ आयरन एंड मल्टीप्लाइड विद फ्रीक्वेंसी। सेकंड डायमेंशंस में अगर देखें हम लोग तो एरिया ऑफ I मल्टीप्लाइड विद फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ आयरन इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि इनकी यूनिट्स जो आएंगी वो वॉट्स में आएंगी और इसकी भी यूनिट वॉट में ही आएगी। तो इस सेपरेटली हम लोगों को इस केस में वॉल्यूम ऑफ आयरन यहाँ पे इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। अगर इनके डायमेंशंस को आप देखें और मल्टीप्लाई करें तीनों के डायमेंशंस तो वो वॉट में आ जाएंगे और इनके भी डायमेंशंस अगर आप देखें तो वो भी वॉट में आ जाएंगे। नाउ हम लोग के पास प्रीवियस सेशन में एक और फॉर्मूला आया था कि वॉट लॉस कंपोनेंट हिस्टेरेसिस जो लॉसेस होते हैं तो वो वोल्टेज मल्टीप्लाइड विद फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट बिकॉज ऑफ द हिस्टेरेटिक, दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंड द कॉस ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द करंट बिकॉज ऑफ द हिस्टेरेसिस। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कोसाइन ऑफ द एंगल के मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम लोगों को एक लॉस देखने के लिए मिलेगा वॉट में, जिसकी यूनिट होगी। और इस लॉस को हम लोग बोलेंगे हिस्टेरेसिस लॉस। इसको हम लोग आयरन लॉस नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जो करंट लिया हुआ है वो फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट बिकॉज ऑफ द हिस्टेरेटिक, केवल हिस्टेरेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। हिस्टेरेटिक फिर एडी करंट लॉसेस को ऐड करने के बाद जो करंट हमारे पास मिलता है उसको हम लोग I01 बोलते हैं, जो कि फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट रहता है। जबकि ये जो करंट है वो फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट है बिकॉज ऑफ हिस्टेरेटिक प्रॉपर्टी। हिस्टेरेटिक प्रॉपर्टी के कारण जो है ये करंट इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इस करंट से जो फॉर्मूला हम लोगों को मिला है, इससे केवल और केवल हिस्टेरेसिस लॉस का वैल्यू मिलेगा हम लोगों को। हिस्टेरेसिस प्लस एडी करंट लॉस के वैल्यू के लिए यहाँ पे फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट केवल होना चाहिए, हिस्टेरेटिक सेपरेटली नहीं होना चाहिए। तो इसका ड्रॉबैक ये था इस फॉर्मूला का, इस यूजलेस हमारे लिए इसलिए था कि सेपरेटली हम लोग फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट बिकॉज ऑफ द हिस्टेरेटिक प्रॉपर्टी फाइंड आउट नहीं कर सकते थे और अल्फा की भी वैल्यू हम लोग सेपरेटली फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। तो यही ड्रॉबैक था, अगर हम लोग इनकी वैल्यूज फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तो ये फॉर्मूला हमारे लिए यूजलेस हो जाता है, isn't it? और हिस्टेरेसिस लॉस का एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास आया था कि ये तीनों फॉर्मूला जब फेल हो गए थे क्योंकि एरिया ऑफ BH का जो कर्व होता है वो भी एक अनडिफाइंड कर्व है, ट्रायंगुलर तो है नहीं, सर्कुलर तो है नहीं। सर्कुलर होता तो पाई आर स्क्वायर वगैरह फॉर्मूला लगा के एरिया वगैरह कैलकुलेट कर लेते हम लोग, और इसकी लिमिट्स भी डिफाइंड नहीं है BH कर्व की, तो हम लोग इंटीग्रेशन के हेल्प से भी इसका एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक अनडिफाइंड कर्व है। तो इसका एरिया ऑफ BH फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, जिसके कारण ये एरिया ऑफ I भी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये तीनों फॉर्मूला हमारे लिए यूजलेस फॉर्मूला है। तो हम लोगों को कोई दूसरा टेक्निक डेवलप करना पड़ेगा क्योंकि ये तीनों जो फॉर्मुलेशन किए हम लोग वो यूजलेस हो गया हमारे लिए। तो एक तीसरी टेक्निक, चौथी टेक्निक देखनी पड़ेगी, खोजनी पड़ेगी। तो वो इंपेरिकल फॉर्मूला है। इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब इसका किसी भी तरीके का डेरिवेशन नहीं है, मैथमेटिकल डेरिवेशन इसका नहीं है।
साइंटिस्ट डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स में टेस्टिंग करके वोल्टेज करंट इनपुट देके जो कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म करते हैं, और जो कैरेक्टरिस्टिक और उसके हिसाब से जो इक्वेशन उन्होंने लिया हुआ है उनका उसमें वेरिएशन प्रोवाइड करते रहते हैं कि स्क्वायर टर्म्स ले लिए, क्यूब टर्म्स ले लिए, इस तरीके से वेरिएशन प्रोवाइड करके एक फॉर्मूला डेवलप होता है, और जो कैरेक्टरिस्टिक ओरिजिनल मशीन के कैरेक्टरिस्टिक से मैच कर जाती है, उनके डेटाज अगर मैच करने लगते हैं तो उसी इक्वेशंस को हम लोग फॉर्मुलेशन में रख लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उसको कहते हैं हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला, क्योंकि इसका कोई भी मैथमेटिकल डेरिवेशन हमारे पास नहीं है। तो हिस्टरेसिस लॉस के लिए हम लोग इस इंपेरिकल फॉर्मूला का ही यूज करेंगे कि हिस्टरेसिस लॉस is directly proportional to bm to the power of 1.6 multiplied with f। तो ये एक इंपेरिकल फॉर्मूला है हमारे पास। अब सिमिलरली एडी करंट लॉस में बात करें तो इसमें हम लोग डिराइव किए हुए थे कि WE एडी करंट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू bm टू द स्क्वायर और f स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये सारी चीजें आप लोगों ने प्रीवियस सेशन में एनालाइज कर लिया। नाउ द थिंग इज कि हाउ कैन वी कैलकुलेट और सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल आयरन लॉस से रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल आपके पास आता है तो आपको कुछ सेट ऑफ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो सेट ऑफ स्टेप्स क्या हैं वो देखते हैं हम। तो आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि V/F रेशियो इज कांस्टेंट और नॉट, जो कि क्वेश्चन में अवेलेबल है। V/F का रेशियोज अवेलेबल रहेगा, तो उस क्वेश्चन में देख के आपको ये पता करना पड़ेगा कि V/F का जो रेशियोज है दोनों केसेस में, दो केस अगर गिवन है क्वेश्चन में आपके, तो दोनों केसेस में कांस्टेंट है कि नहीं है V/F रेशियो, ये आइडेंटिफाई आपको फर्स्ट स्टेप में करना पड़ेगा। अब अगर दो केस निकल के आएंगे, एक तो V/F रेशियो कांस्टेंट मिलेगा आपको और दूसरे केस में V/F रेशियो कांस्टेंट नहीं मिलेगा। जब मिलेगा तो क्या करेंगे, नहीं मिलेगा तो क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे वो देखते हैं। तो अगर V/F रेशियो कांस्टेंट है तो हमारे पास हिस्टरेसिस लॉस का फॉर्मूला यहाँ से आता है कि which is directly proportional, hysteresis loss is directly proportional to bm to the power of 1.6 multiplied with frequency। तो अगर इसका प्रोपोर्शनल हटाएं, प्रोपोर्शनल वाला साइन, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा जिसको हम लोग KH बोलेंगे। हिस्टेरेसिस लॉस का जो कांस्टेंट है उसको KH बोलेंगे, और ये प्रोपोर्शनल वाला साइन यहाँ से हट जाएगा क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम लोग इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। अब bm टू द पावर ऑफ 1.6 मल्टीप्लाइड विद f। अब ये 1.6 केवल और केवल CRGO के लिए एप्लीकेबल है, CRGO मटेरियल के लिए। अगर HRGO गिवन है आपके क्वेश्चन में, तो HRGO अगर गिवन रहेगा आपके क्वेश्चन में तो उसकी डेटा भी गिवन रहेगी कि x की वैल्यू आपको कितनी लेनी है, उस मटेरियल के हिसाब से आपको गिवन रहेगा। अगर नहीं गिवन है, कोई भी किसी भी तरीके का स्पेसिफाई नहीं किया गया है क्वेश्चन में, तो बाय डिफॉल्ट आपको 1.6 वैल्यू लेके चलना है। तो ये हमारे पास स्टेप आता है। तो अपने को ये पता है कि KH जो है कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट है जो कि वेरी नहीं करेगा। अब BM को हम लोग V/F लिख सकते हैं। BM V/F का ही रेशियो होता है। तो अगर V/F कांस्टेंट है तो हम लोग कह सकते हैं कि BM कांस्टेंट है। तो V/F भी कांस्टेंट है, इसको भी कांस्टेंट के जैसे ट्रीट कर लेते हैं हम लोग। V/F कांस्टेंट है इसलिए BM कांस्टेंट है, और V/F टू द पावर ऑफ 1.6 कांस्टेंट है क्योंकि V/F कांस्टेंट है। और ये फ्रीक्वेंसी वाला टर्म तो हमारे पास कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है, इसलिए फ्रीक्वेंसी वाला टर्म वेरिएबल है। तो ये दोनों अगर कांस्टेंट्स हैं हमारे पास, तो हम लोग लिख सकते हैं कि हिस्टेरेसिस लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिमिलरली V/F अगर कांस्टेंट है तो एडी करंट लॉसेस अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो एडी करंट लॉसेस के इस फॉर्मूला की वजह से, ये फॉर्मूला हम लोगों को देखे, ये प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट KE देखने के लिए मिलेगा। तो KE क्या है, एडी करंट लॉसेस का जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसको हम लोग KE बोलते हैं। BM स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद F स्क्वायर। इसको किसी भी टर्मिनोलॉजी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। KH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, K1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, KA और KB से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डजंट मैटर। एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना है, उसका स्पेसिफिकेशन कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में भी अगर हम लोग एक्सटेंड करें और V/F रेशियो इस केस में अगर कांस्टेंट है तो BM कांस्टेंट है, तो मतलब BM और KE अगर कांस्टेंट है तो केवल और केवल फ्रीक्वेंसी वाला टर्म बच जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एडी करंट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। लेकिन प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने ये भी एनालाइज किया है कि एडी करंट लॉसेस आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी, इंडिपेंडेंट होते हैं फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि एडी करंट लॉसेस का जो हम लोग मॉडलिंग किए थे उसमें रजिस्टर से मॉडलिंग किए थे, और पावर एब्जॉर्ब्ड बाय रजिस्टर ही तो एडी करंट लॉसेस हो रहे हैं। तो पावर एब्जॉर्ब्ड बाय रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी।
किसी भी रेजिस्टेंस में आप कनेक्ट कर रहे हैं, सर्क्यूट में करंट फ्लो कर रहा है जिसके कारण पावर एब्जॉर्ब कर रहा है आपका रेजिस्टेंस, और वो पावर एब्जॉर्ब जो रेजिस्टेंस कर रहा है वही पावर लॉस है रेजिस्टेंस के ऑफर कर रहा है, तो उस पावर लॉस जो होगा वो इंडिपेंडेंट कोई भी फ्रीक्वेंसी का टर्म तो होगा नहीं। तो रेजिस्टेंस में पावर एब्जॉर्ब जो होता है उस प्रॉपर्टी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है कि पावर एब्जॉर्ब बाय एनी इलेक्ट्रिकल रजिस्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो एडी करंट लॉसेस को भी हम लोगों ने सिमिलर मॉडल में मॉडल किया था कि एडी करंट लॉसेस कौन से होते हैं, पावर एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रिकल रजिस्टर इज नथिंग बट एडी करंट लॉसेस, हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में मॉडल किया है ऑलरेडी। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी होगा बाय एनालिसिस हम लोग कह रहे हैं, एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कह रहे हैं, लेकिन हमारी मैथमेटिक्स क्या कह रही है कि एडी करंट लॉसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। कैसे हम लोग इसको दोनों जो है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो रहे हैं। एनालिसिस हम लोगों का ये कह रहा है कि पावर एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, लेकिन हमारी मैथमेटिक्स ये कह रही है कि पावर एब्जॉर्ब जो हो रहा है एडी करंट लॉसेस के कारण वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के टर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर टर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, इनको समझना हम लोगों को जरूरी है। कैसे समझा जा सकता है कि इस केस में जो केस 1 एनालाइज कर रहे हैं, इस केस में हम लोगों के पास V/F रेशियो कांस्टेंट है। अब V/F रेशियो अगर आपका गिवन है क्वेश्चन में कि V/F रेशियो कांस्टेंट है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये वाला टर्म तो कांस्टेंट ही है, तो V इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, या फिर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी लिखा जा सकता है। तो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर मैथमेटिकल आया, तो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है एडी करंट लॉसेस, इसीलिए हम लोग इसको फर्दर मॉडिफाई करके एडी करंट लॉसेस जो हो रहे हैं उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज के स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि V/F रेशियो कांस्टेंट है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। और V फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करेगा तो वोल्टेज भी सेम रेशियो में इंक्रीज करता जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को एक दूसरे से रिप्लेस किया जा सकता है। नो इश्यूज आर देयर हियर। तो बाय एनालिसिस जो हम लोगों ने एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्टेटमेंट दिया हुआ था कि एडी करंट लॉसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, तो ये फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं, ये वोल्टेज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। लेकिन फॉर द सिंप्लिसिटी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्विंग में ये फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले सकते हैं। नो इश्यूज आर देयर, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी या फिर वोल्टेज के स्क्वायर, अगर आप फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर नहीं लेंगे तो वोल्टेज वाला टर्म ले लेंगे, वोल्टेज गिवन रहेगा आपके, तो वोल्टेज वाला टर्म भी ले लेंगे, तो सिमिलर आपका पास आंसर आने वाला है। इसीलिए बाय एनालिसिस हम लोग कहते हैं कि एडी करंट लॉसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। तो हम लोग इसको बाय दिस रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं कि एडी करंट लॉसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर। दिस स्टेटमेंट एज एनालिसिस पर्पस दिस स्टेटमेंट इज राइट, और दोनों स्टेटमेंट राइट है, क्योंकि इसका फर्दर डीलिंग करते हैं तो ये देखने के लिए हम लोगों को मिलता है। तो इसका बेटर अंडरस्टैंडिंग जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। केस 2 एनालाइज करते हैं। केस 1 हम लोगों का कंप्लीट हो गया कि V/F रेशियो जब कांस्टेंट है तो उस केस में किस तरीके से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को। और केस 2 में आते हैं जब V/F रेशियो जो कि क्वेश्चन में गिवन है, दो केसेस गिवन है, उसका V/F रेशियो आप निकाल रहे हैं, आपको कांस्टेंट नहीं मिल रहा है V/F रेशियो, उस केस में क्या होगा वो देखते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस यही केसेस मिलेंगे, केस 1 ही मिलेगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हैं कि फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मशीन इज नॉट अ टर्म टू प्ले विद। फ्लक्स डेंसिटी को किसी भी केस में हम लोग वेरी नहीं करा सकते हैं, इज नॉट अ टर्म टू प्ले विद, बिकॉज अगर हम लोग फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मशीन, मैक्सिमम अलाउड फ्लक्स डेंसिटी जो कि आपके मशीन्स की है उससे एक्सीड कर दें और नी पॉइंट से फर्दर सैचुरेशन रीजन में ले जाते जाएं, फ्लक्स डेंसिटी पॉइंट को शिफ्ट करते रहें, तो नॉन लीनियरिटी हमारे मशीन्स में बढ़ जाएगी, हार्मोनिक्स कंपोनेंट बढ़ जाएंगे, हार्मोनिक्स बन जाएगा, और जिसके कारण हार्मोनिक्स का जो कंट्रोल है वो नहीं हो पाएगा, अनकंट्रोलेबल हार्मोनिक्स हो जाएंगे जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। और इस वजह से जो आपका इंडक्शन मशीन जो कनेक्ट करेंगे आप इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर से, तो उसमें इंडक्शन मशीन का जो शाफ्ट है वो जर्क के साथ रोटेट करेगा, स्मूथ रोटेशन नहीं होगा। तो ये सारे डिसएडवांटेज हैं। जिससे जर्क के साथ रोटेट करेगा तो इसका क्या है, स्मूथ रोटेशन नहीं होगा और वियर एंड टियर लॉसेस ज्यादा होंगे। ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं अगर आप हार्मोनिक कंपोनेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं अपने सिस्टम में। अब बीएम जो पॉइंट है, मैक्सिमम अलाउड फ्लक्स डेंसिटी, जो आपके ट्रांसफार्मर की है मैक्सिमम अलाउड डेंसिटी, उससे रेड्यूस कर दें अगर फ्लक्स डेंसिटी को, तो उससे क्या होगा, रेड्यूस कर देने की वजह से जो फ्लक्स को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर बढ़ाना पड़ जाएगा, जिससे डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ द मशीन अफेक्ट कर जाएगी और कॉस्ट ऑफ द मशीन इंक्रीज हो जाएगी। तो जिससे हम लोग एक अपनी मशीन्स को लीनियर रीजन में इसीलिए डिजाइन नहीं करते हैं, नॉन लीनियर रीजन में डिजाइन करते हैं। क्यों नॉन लीनियर रीजन में डिजाइन करते हैं? क्योंकि हमारी मशीन कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, क्योंकि हमारा मेन एम यही है कि मिनिमम कॉस्ट में हम लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूमर्स तक सप्लाई कर सकें, इजीली कंज्यूमर उसका बेनिफिट देख सके, यही हमारा मेन एम है, इजंट इट, एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। केस 2 एनालाइज करते हैं। ये केस मोस्टली आपको देखने के लिए मिलेगा। फ्लक्स डेंसिटी किसी भी मशीन का मैक्सिमम अलाउड फ्लक्स डेंसिटी कभी वेरी नहीं किया जाता है अगर चांसेस गिवन है तो। अब केस 2 में आते हैं कि अगर नहीं वेरी हो रहा है, क्वेश्चन इटसेल्फ में गिवन है कि फ्लक्स डेंसिटी अगर वेरी कर सकते हैं आप, V by F रेशियो कांस्टेंट नहीं है। अब BM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V by F। जब V by F रेशियो वेरिएबल है मतलब BM मैक्सिमम अलाउड फ्लक्स डेंसिटी वेरिएबल है। तो इसको हम लोग फर्दर हिस्टरेसिस लॉस के टर्म्स को एक्सटेंड करें तो BM यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, जिससे BM को हम लोग V by F से रिप्लेस करते हैं। तो ये इक्वेशन देखने के लिए मिलता है। अब इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो V to the power of 1.6 और F to the power of 1.6 देखने के लिए मिलेगा। तो वोल्टेज के पावर में 1.6 देखने के लिए मिल रहा है। फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1.6 देखने के लिए मिल रहा है, न्यूमरेटर में फ्रीक्वेंसी का जो पावर है वो 1 है। तो 1 माइनस 1.6 करेंगे तो आपको माइनस 0.6 देखने के लिए मिलेगा। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये टर्म्स जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको रिमेंबर करने की जरूरत है। रिमेंबर करने की नहीं, आप इजीली डिराइव कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको केवल ये चेक करना है कि V by F रेशियो कांस्टेंट है मशीन का कि नहीं। कांस्टेंट है तो इस अप्रोच के साथ जाना है, कांस्टेंट नहीं है तो इस अप्रोच के साथ जाना है। अब एडी करंट लॉसेस को डील करते हैं। तो एडी करंट लॉसेस में V by F रेशियो कांस्टेंट नहीं है, BM को V by F से रिप्लेस करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो KE जो कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के बाद W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर आता है। यहाँ पे एडी करंट लॉसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे भी हम लोगों को ये देखने में मिल रहा है कि एडी करंट लॉसेस जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी टर्म्स है, क्योंकि एडी करंट लॉसेस वो लॉसेस है जो कि पावर एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के द्वारा हो रहे हैं, इजंट इट। ये हमारी एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट होती है, किस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच कर सकते हैं इन फॉर्मुलेशंस के थ्रू। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो एक और टाइप का क्वेश्चन, एक और वैरायटी आपको देखने के लिए मिलती है क्वेश्चंस की। किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं कि इफ गिवन है आपके क्वेश्चन में कि V by F रेशियो कांस्टेंट है मशीन का। अब V by F रेशियो अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है कि कांस्टेंट है तो हिस्टरेसिस लॉस का प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने एनालिसिस किया कि हिस्टरेसिस लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो जाता है इस केस में। प्रीवियस स्लाइड में अगर हम लोग जाएं तो इस केस में केस 1 में V by F जब कांस्टेंट होता था तो हिस्टरेसिस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जब कांस्टेंट नहीं होता था तो हिस्टरेसिस लॉस इन टर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। केस 1 में V by F जब कांस्टेंट होता था तो एडी करंट लॉसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर होता था। केस 2 में भी एडी करंट लॉसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर ही होगा, इजंट इट। नाउ द थिंग इज कि ESE के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कुछ इस तरीके का वेरिएशन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी वाला टर्म इंक्रीज कर दें तो एडी करंट लॉसेस इंक्रीज होंगे कि रेड्यूस होंगे, फ्रीक्वेंसी रेड्यूस कर दें तो एडी करंट लॉस जो होंगे हिस्टरेसिस लॉस से इंक्रीज होंगे कि रेड्यूस होंगे। तो उन स्टेटमेंट्स में इस तरीके का अगर क्वेश्चन आपको गिवन रहता है तो आपको प्रॉपर्ली एनालाइज करना आना चाहिए। तो अगर V by F रेशियो कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे हिस्टरेसिस लॉस इंक्रीज होंगे। अगर V by F रेशियो कांस्टेंट नहीं है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पावर अवेलेबल है, तो फ्रीक्वेंसी अगर आप इंक्रीज करते हैं तो हिस्टरेसिस लॉस डिक्रीज होंगे, क्योंकि ये जो है डिनोमिनेटर में टर्म है। अगर ये पॉजिटिव जो पावर अवेलेबल है इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो V की पावर में 1.6 अपॉन फ्रीक्वेंसी टू द पावर ऑफ 0.6 आएगा। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे इस केस में एडी करंट हिस्टरेसिस लॉसेस रेड्यूस हो रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे एडी करंट लॉसेस इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि V by F रेशियो कांस्टेंट है या फिर नहीं, isn't it? Now the thing is eddy current losses की जब हम लोग बात करें तो eddy current losses are always independent from the frequency। फ्रीक्वेंसी पे ये डिपेंड नहीं करेंगे, वोल्टेज पे डिपेंड करेंगे, वोल्टेज की स्क्वायर टर्म पे डिपेंड करेंगे। ये आपको
एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर माइंड में रखना है, नॉट एज अ मैथमेटिक्स चलना है। तो हम लोग एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सोचें, एनालाइज करें तो एडी करंट लॉसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। हम लोग इंजीनियर्स हैं, वी आर नॉट मैथमेटिशियंस कि मैथमेटिक्स जो कहता है उसी को हम लोग एक्सेप्ट कर लें, है ना। इसीलिए सेपरेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिजाइन की गई है। इंजीनियरिंग क्यों डिजाइन की गई है? और अगर केवल मैथमेटिक्स से समझा जा सकता था इंजीनियरिंग को, तो इंजीनियर्स की कोई आवश्यकता नहीं रहती, मैथमेटिशियंस ही डील कर लेते ये सारी चीजें। और दिस इज ऑल अबाउट द थिंग। तो इस केस में v बाई एफ कांस्टेंट है, तो ये रिलेशन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एडी करंट लॉसेस, हिस्टैरिसीस लॉस तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे एनालाइज कर लिए, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी आता है अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के एच हटा दें तो। और एडी करंट लॉसेस में ये रिलेशन देखने के लिए मिलता है के मल्टीप्लाइड विद फ्रीक्वेंसी स्क्वायर टर्म देखने के लिए मिलता है। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग वोल्टेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं, रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f है, क्योंकि v बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है, v बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है जहां पे, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f हो जाएगा। तो वोल्टेज जिस रेशियो में इंक्रीज करेगा सेम रेशियो में फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करेगा, इसीलिए वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को एक दूसरे से रिप्लेस किया जा सकता है। अब आयरन लॉस की अगर हम लोग मशीन्स में बात करें तो आयरन लॉस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस। तो इन दोनों का वैल्यूज पुट आउट करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि हिस्टैरिसीस लॉस को हम लोग के एच मल्टीप्लाइड विद फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस कर रहे हैं, जबकि एडी करंट लॉसेस को के ई मल्टीप्लाइड विद फ्रीक्वेंसी स्क्वायर से रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी स्क्वायर से रिप्लेस किया है क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एज v बाई एफ रेशियो ऑफ द मशीन इज कांस्टेंट। तो हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्क्वायर टर्म से इंट्रोड्यूस किए हैं, आप वोल्टेज स्क्वायर भी ले लें तो कोई डाउट नहीं है। आपको एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये समझ में आना चाहिए कि एडी करंट लॉस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो आप यहाँ पे वोल्टेज लिखें चाहे फ्रीक्वेंसी लिखें, क्योंकि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को एक दूसरे से मैनिपुलेट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है एज अ मैथमेटिक्स, इजंट इट। अब इस टर्मिनोलॉजी को हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो डब्ल्यू आई अपॉन एफ करने पे, यहाँ पे एफ कॉमन निकालने के ये तो ये मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे टर्म के एच प्लस के ई मल्टीप्लाइड विद एफ। तो यहाँ पे ये रिलेशन y इक्वल्स टू mx प्लस सी देखने के लिए मिल रहा है। अगर ये टर्म को आप y से एनालॉगस बिहेव कराएं, और ये mx वाला टर्म है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है x को रिप्रेजेंट कर रही है, के ई m को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये c जो है के एच को रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस ग्राफ को अगर आप ड्रॉ करना चाहें y इक्वल्स टू mx प्लस सी को, तोwi अपॉन f जो कि y एक्सिस है और x एक्सिस में क्या है, f है, फ्रीक्वेंसी वाला टर्म है। अब यहाँ पे c क्या है, c कांस्टेंट अवेलेबल है, इसीलिए हम लोग जीरो से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, कांस्टेंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, के एच है, तो के एच से के एच लेने के बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना ग्राफ ड्रॉ करना। और y इक्वल टू mx प्लस सी एक लीनियर इक्वेशन, लीनियर लाइन का इक्वेशन, इसीलिए हम लोग लीनियर ग्राफ से, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक से ये कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि के ई मल्टीप्लाइड विद एफ होगा। इसको हम लोग के ई, ये जो एंगल क्रिएट कर रहा है, स्लोप बना रहा है, उसको के ई स्लोप के साथ ये फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से वेरिएशन प्रोवाइड करेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों को देखने में मिलती है। इसके हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है हम लोगों को मशीन्स में समझने के लिए। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आयरन लॉस से रिलेटेड, तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे देखने के लिए हम लोगों को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये ईएससी के इंटरव्यू में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि एज यू ऑलरेडी नो एज पर द ओम्स लॉ वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जब आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट भी सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा, या फिर डिक्रीज कर रहे हैं तो डिक्रीज होगा। तो क्या ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग वोल्टेज स्टेप अप करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के हेल्प से स्टेप अप जब करते हैं वोल्टेज, तो ट्रांसमिशन लाइन में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, जिसके कारण जो आई स्क्वायर आर लॉसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस रिड्यूस हो जाते हैं। सही है। तो इंटरव्यूअर क्या ये क्वेश्चन है कि क्या ट्रांसमिशन लाइंस में ओम्स लॉ फॉलो नहीं करती है आपकी ट्रांसमिशन लाइंस, कि वोल्टेज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करने की वजह से करंट रिड्यूस हो जा रहा है, लेकिन एज पर दी ओम्स लॉ वोल्टेज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करने पे करंट भी इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन लाइंस में ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, ओम्स लॉ एक्सेप्टेबल नहीं है ट्रांसमिशन लाइंस में? सोचिए। तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? उसका रीजन ये है कि हम लोगों को ओम्स लॉ के एप्लीकेशन को समझना पड़ेगा। ओम्स लॉ ये कहता है कि कोई भी रजिस्टर है उसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है और उस पर्टिकुलर रजिस्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे।
जो एलिमेंट के अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा और जो एलिमेंट में करंट फ्लो कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन पे हम लोग वोल्टेज कहाँ का इंक्रीज करते हैं, लाइन का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर यहाँ का वोल्टेज हम लोग इंक्रीज करते हैं, यहाँ का वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, वोल्टेज स्टेप अप कर देते हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन के लिए करंट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, जिससे आई स्क्वायर आर लॉसेस रिड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पे ओम्स लॉ इनवैलिड है ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ओम्स लॉ कहता है कि किसी एलिमेंट के अक्रॉस में जो वोल्टेज है और उस पर्टिकुलर एलिमेंट में जो करंट फ्लो कर रहा है, उन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, ना कि लाइन टू ग्राउंड का जो वोल्टेज है और जो कि ट्रांसमिशन लाइन में करंट फ्लो कर रहा है उसमें एस्टेब्लिश नहीं करता है। तो यहाँ का वोल्टेज इंक्रीज करने पे, स्टेप अप करने पे करंट आपके ट्रांसमिशन लाइन का रिड्यूस हो जाता है, ये पावर सिस्टम में हम लोग देखेंगे। और एज पर दी ओम्स लॉ, इस टर्मिनल के अक्रॉस का जो वोल्टेज है, टर्मिनल ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज है, इसके वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है, तो करंट की वैल्यू अगर रिड्यूस हो जाती है तो एज पर दी ओम्स लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल है कि वोल्टेज जो है ट्रांसमिशन लाइन का वो भी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को। क्या समझ में आया कि ट्रांसमिशन लाइंस में भी ओम्स लॉ वैलिड है। ऐसा नहीं कह सकते हम लोग कि वोल्टेज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करने पे करंट रिड्यूस हो जा रहा है मतलब ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। हम लोगों को ओम्स लॉ के एप्लीकेशन को समझना पड़ेगा, कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं उसको समझना पड़ेगा कि एलिमेंट के अक्रॉस का जो वोल्टेज है और जो उस एलिमेंट में करंट फ्लो कर रहा है, उन दोनों के बीच में रिलेशन हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो इस ट्रांसमिशन लाइन में ये जो रेजिस्टेंस इंडक्टेंस फॉर्म हो रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन में, इस एलिमेंट के अक्रॉस का जो वोल्टेज है, जिसको हम लोग ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज बोल रहे हैं, अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप बोल रहे हैं, और जो करंट फ्लो कर रहा है इसमें, इस एलिमेंट में करंट फ्लो कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आएगा वो ओम्स लॉ में के को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि ये वोल्टेज और ये करंट। ये वोल्टेज और ये करंट ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, इजंट इट? तो आप लोगों को ओम्स लॉ का एप्लीकेशन समझ में आना चाहिए, तब आप ये स्टेटमेंट समझ सकते हैं, इजंट इट? नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और मॉडलिंग ऑफ नो लोड करंट के बारे में। अभी तक हम लोगों ने आयरन लॉस का कंप्लीशन कर लिया, आयरन लॉस का एनालिसिस कर लिया, किस तरीके से न्यूमेरिकल्स में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। अब इस सेशन में हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मॉडलिंग ऑफ नो लोड करंट, जो कि फेज 2 ऑफ मॉडलिंग, फेज 2 ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन के एनालिसिस में ही है अभी तक हम लोग। क्योंकि फेज 2 क्या था हमारा, मॉडलिंग ऑफ प्रैक्टिकलिटीज एंड बिल्डिंग इक्विवेलेंट सर्क्यूट। तो मॉडलिंग ऑफ नो लोड करंट को हम लोग मॉडल करेंगे और एक इक्विवेलेंट सर्क्यूट डेवलप करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से किया जा सकता है, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने इस ग्राफ को एनालाइज किया है कि अगर हम लोग यहाँ पे फ्लक्स को रेफरेंस लेके चलें, तो इवन नो लोड करंट में एनालिसिस कर रहा हूँ, इसलिए V2 या फिर E2 या फिर I2 वगैरह ड्रॉ करने की हम लोगों को जरूरत नहीं है। नो लोड करंट में I2 फ्लो नहीं करता है नो लोड केस में ट्रांसफॉर्मर के। फ्लक्स यहाँ पे है तो माइनस E1 इज इक्वल टू V1 यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने फेजर डायग्राम ऑलरेडी एनालाइज किया हुआ है। तो ये वोल्टेज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब अगर हम लोग बात करें तो I01 हम लोगों को ड्रॉ करना बिकॉज ऑफ द हिस्टेरेटिक, क्योंकि डबल वैल्यूड BH नेचर के कारण, क्योंकि आपका जो मटेरियल आप चूज कर रहे हैं कोर मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो एक मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेटिक मटेरियल के साथ साथ वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी है। मैग्नेटिक मटेरियल है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी है। तो मैग्नेटिक मटेरियल जितने भी अवेलेबल हैं, हमारे पास आयरन ही अवेलेबल है, फेरस रिलेटेड स्टफ अवेलेबल है। तो आयरन में देखने के लिए ये मिलता है कि आयरन जो है, जो कि एक मैग्नेटिक मटेरियल है, वो नॉन लीनियर बिहेवियर को शो करता है, नॉन लीनियरिटी रिप्रेजेंट करता है, जो कि BH कर्व को रिप्रेजेंट करता है। BH कर्व उसकी प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक मटेरियल की, आयरन की, जो कि नॉन लीनियर बिहेवियर को शो करता है, isn't it? तो उस नॉन लीनियर बिहेवियर के कारण, जो कि आपका नो लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर, इन ऑर्डर टू सेट अप साइनसोइडल फ्लक्स इन द कोर, नो लोड करंट आपका जो होगा वो पीकी साइनसोइड का नेचर का होगा। अब पीकी साइनसोइड नेचर का जो करंट हम लोगों को मिलता था, उसको हम लोग अगर फोरियर टूल में दें, तो फोरियर टूल जो कि मैथमेटिकल टूल है, उसको एक फंडामेंटल कंपोनेंट और कुछ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते थे। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मतलब थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक होते थे। इवन हार्मोनिक्स क्यों एब्सेंट रहते थे, क्योंकि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल जो होता था, वो नेगेटिव हाफ साइकिल का एग्जैक्ट रेप्लिका होता था। और अगर जब एग्जैक्ट अगर नेगेटिव हाफ को इस तरीके से फोल्ड करें और फर्दर इस तरीके से फोल्ड कर दें, तो आपको सिमेट्री देखने के लिए मिल जाती थी। तो अगर हाफ वेव सिमेट्री आपकी वेवफॉर्म फॉलो करती है, हाफ वेव सिमेट्री फॉलो करने की वजह से जितने भी वेवफॉर्म्स होते हैं, वो उसमें इवन हार्मोनिक्स एब्सेंट होता है। जब
पॉजिटिव हाफ साइकिल इज द रेप्लिका ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल। जिस भी वेव फॉर्म में होता है वहां पे हम लोग कह सकते हैं कि इवन हार्मोनिक टर्म्स एब्सेंट होते हैं, केवल और केवल ऑड हार्मोनिक टर्म एग्जिस्ट करते हैं, जो कि थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, फंडामेंटल, ये सारे टर्मिनल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो फंडामेंटल जो वेव होता है या फिर जितने भी हार्मोनिक कंपोनेंट होते हैं ये परफेक्ट साइनसोइडल होते हैं, और इन सभी कंपोनेंट्स को कंबाइन करने के बाद जो है आपको ओरिजिनल सिग्नल देखने के लिए मिलेगी, जो कि पी की साइनसोइड नेचर का एक वेव फॉर्म देखने के लिए मिलेगा। तो फंडामेंटल करंट को अगर हम लोग लेके चलें तो फंडामेंटल कंपोनेंट परफेक्ट साइनसोइड होता है, ये पता चल गया। और नो लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर पी की साइनसोइड का नेचर का होता है, ये भी पता चल गया। अब डबल वैल्यूड बीएच नेचर के कारण, बिकॉज ऑफ द नॉन लीनियरिटी, ये पी की साइनसोइड का होता है। अब बिकॉज ऑफ द डबल वैल्यूड बीएच नेचर, डबल वैल्यूड बीएच कर्व की वजह से जो ये नो लोड फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट है, बिकॉज ऑफ दिस डबल वैल्यूड नेचर, हिस्टेरेटिक प्रिंसिपल, ये स्मॉल एंगल अल्फा से लीड करेगा, अल्फा बनाता हुआ लीड करेगा फ्लक्स से आपके, कि फ्लक्स का जो वेव फॉर्म है उसमें जो करंट का वेव फॉर्म होगा फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, स्मॉल एंगल अल्फा जो कि हिस्टेरेटिक एंगल होता है उससे लीड करेगा। तो इस लीड को हम लोग फेजर डायग्राम में अगर रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से अल्फा से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और यहाँ पे I01 फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट बिकॉज ऑफ द हिस्टेरेटिक प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब फेजर डायग्राम में इसको क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्टली नो लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर I0 को क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि I0 पी की साइनोसॉइड का नेचर का होता है। पी की साइनोसॉइड करंट जो कि एक अनसाइनोसॉइड वेव है, जितने भी अनसाइनोसॉइड वेव होते हैं लाइक ट्राइंगुलर, रेक्टेंगुलर, इनको फेजर डायग्राम में ड्रॉ नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हम लोग इसको हार्मोनिक टूल में देंगे, और हार्मोनिक टूल में देने के बाद फंडामेंटल मिलेगा, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मिलेंगे, तो फंडामेंटल जो कि परफेक्ट साइनोसॉइड है उसको फेजर डायग्राम में हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो I01H हम लोगों को देखने के लिए मिल गया। अब एडी करंट लॉस को, एडी करंट को हम लोग किस तरीके से मॉडल करते थे, प्रीवियस स्लाइड में जाइएगा, एडी करंट एनालाइज कीजिएगा, वहां पे हम लोगों ने एनालाइज किया है, इसको इस तरीके से हम लोग फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स के हिसाब से हम लोगों ने प्रॉपरली फेजर डायग्राम वहां पे ड्रॉ किया था, तो इस तरीके से हम लोग एडी करंट लॉसेस को, एडी करंट्स को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब जो कि फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट होगा वो समीशन होगा फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट बिकॉज ऑफ हिस्टेरेटिक प्लस एडी करंट लॉस, जो कि दोनों का फेजर समीशन होगा फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद ये मिलता है हम लोगों को देखने के लिए। तो इस फेजर डायग्राम को अगर एनालिसिस करते हैं तो ये जो I01 है वो E1 या फिर V1 से थीटा नॉट का एंगल बना रहा है, क्योंकि नो लोड करंट में है, नो लोड केस में है, ट्रांसफार्मर आपका ऑपरेट कर रहा है। अब ये किसी भी तरीके का लोड हम लोगों ने सेकेंडरी साइड में कनेक्ट नहीं किया हुआ, जिससे क्या कारण I2 फ्लो नहीं कर रहा है, I2 डैश फ्लो नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें नहीं हो रही आपकी मशीन में। तो ये V1 से I01 जो कि प्राइमरी करंट है हम लोग कह सकते हैं नो लोड के केस में, तो ये जो एंगल होगा इसको हम लोग थीटा नॉट बोलेंगे, और इसको हम लोग कह सकते हैं नो लोड पावर फैक्टर एंगल। नो लोड के केस में जो पावर फैक्टर एंगल है सोर्स और आपके सोर्स करंट के बीच का, उसको हम लोग नो लोड पावर फैक्टर एंगल कह सकते हैं। अब ये अल्फा को क्या बोलेंगे, हिस्टेरेटिक एंगल बोलते हैं, जो कि स्मॉल होता है। अब नेटवर्क थ्योरी में अगर हम लोग एनालिसिस करें तो हमारे पास कितने पैरामीटर्स अवेलेबल है, 3 पैरामीटर्स अवेलेबल है। रेजिस्टेंस अवेलेबल है, इंडक्टर अवेलेबल है, कैपेसिटर अवेलेबल है। रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, इन 3 ही पैरामीटर्स की वजह से हम लोग मॉडलिंग कर सकते हैं किसी भी चीज का, किसी भी डिवाइस का या फिर ऑपरेशंस का। तो कैसे मॉडलिंग कर सकते हैं, रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री का होता है, ये आपको मालूम है। इंडक्टर के केस में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है, ये भी मालूम है। कैपेसिटर के केस में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है, ये भी मालूम है। नाउ द थिंग इज कि ये जो करंट है I01 को हम लोगों को मॉडल करना है आपने, जो कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर फ्लो हो रही है, उसको हम लोगों को ऑन पेपर डिजाइन करना है। तो कैसे डिजाइन कर सकते हैं, थ्रू द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस ही। तो इस करंट को हम लोगों को मॉडल करना है। तो ये करंट वोल्टेज से थीटा नॉट का एंगल बना रहा है, और थीटा नॉट का जो एंगल है वो 45 डिग्री के आसपास है, 45 डिग्री से ज्यादा होता है थीटा नॉट का। तो ऐसा कोई भी पैरामीटर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, रजिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटर जी। जो इंडक्टर के केस में 90 डिग्री का वेरिएशन होता है, कैपेसिटर में भी 90 डिग्री का वेरिएशन होता है वोल्टेज और करंट के बीच में।
अगर हम लोग रजिस्टर की बात करें तो उसमें 0 डिग्री का वेरिएशन होता है। तो ऐसे कोई भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है प्योर एलिमेंट कि जिसमें 45 या 60 डिग्री का लीडिंग लैगिंग कॉन्सेप्ट हो। तो हम लोगों को थ्रू द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर और इंडक्टर ही ये पैरामीटर मॉडल करना पड़ेगा और इस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं देखते हैं कि इस करंट को हम लोग दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। वो दोनों कंपोनेंट्स क्या हैं? एक कंपोनेंट जो कि एक्स एक्सिस में आएगा, जो इसको हम लोग आई म्यू कहते हैं, जो कि दूसरा कंपोनेंट होगा वो वाई एक्सिस में आएगा, जिसको हम लोग आई डब्ल्यू कहते हैं। आई म्यू क्या है? मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर। और आई डब्ल्यू क्या है? वॉट कंपोनेंट ऑफ या फिर लॉस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर। इसकी जानकारी आपको है। तो थीटा नॉट 45 डिग्री से ज्यादा ही आप बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जो फेजर डायग्राम मैं ड्रॉ किया हूँ, इस फेजर डायग्राम में एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है कि आई नॉट वन जो है वो उसका थीटा जो एंगल बना रहा है वो थीटा कुछ आई नॉट वन यहाँ पे आएगा, जो कि जिसके कारण जो आई म्यू होगा उसका मैग्नीट्यूड आई डब्ल्यू के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। जो वॉट लॉस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर है वो फेजर लेंथ उसका लेस होगा कंपेयर टू मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। तो अगर ये क्या है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, कहाँ पे फ्लो करेगा, कब फ्लो करेगा? तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट जो है, ये नो लोड करंट दैट वुड फ्लो, ये ऐसा करंट है दैट वुड फ्लो इफ मैग्नेटिक मटेरियल इज लीनियर एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। अब देखिए इस करंट को देखने पे ये पता चल रहा है, आई म्यू को देखने पे, जो कि आई नॉट वन का कंपोनेंट है, इसको ये देखने पे पता चल रहा है कि ये फाई नॉट के अलाइंग है, फाई नॉट के ही डायरेक्शन में है, 0 डिग्री बना रहा है इन दोनों के बीच में, फाई नॉट और आई म्यू के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। तो जब आइडियल केस का आइडियल ट्रांसफार्मर एनालिसिस हम लोग किए थे, वहां पे हम लोगों ने ये देखा था कि आई नॉट को, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर में किसी भी तरीके का लीकेज नहीं होता था, किसी भी तरीके की नॉन लीनियरिटी नहीं होती थी, प्रैक्टिकलिटी होती ही नहीं थी, जिसके कारण अगर नॉन लीनियरिटी नहीं होती थी, बीएच नेचर नहीं होता था उस मटेरियल का, परमेबिलिटी हाई होती थी, तो जो आई नॉट था वो सेम नॉन लीनियरिटी नहीं एब्सेंट थी अपने आइडियल ट्रांसफार्मर में। नॉन लीनियरिटी अगर एब्सेंट थी आइडियल ट्रांसफार्मर में, जिसके कारण जो आपका करंट होगा वो पीकी साइनसॉइड नेचर का नहीं होगा, साइनसॉइड होगा। तो नो लोड करंट में जो फेजर डायग्राम हम लोगों ने नो लोड के केस में ड्रॉ किया हुआ था, वहां पे आई नॉट को मैं इन लाइन विद फाई नॉट ड्रॉ किया था, क्योंकि इस केस में प्रैक्टिकलिटीज के कारण, नॉन लिनियरिटी के कारण पीके साइनसॉइड आपका करंट हो रहा है, उसको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट फंडामेंटल में बिकॉज ऑफ द हिस्टेरेटिक प्रॉपर्टी डबल वैल्यूड बीएच नेचर के कारण ये रेज हो जा रहा है, इससे कुछ एंगल अल्फा से लीड कर रहा है। और बिकॉज ऑफ द एडी करंट, क्योंकि जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स अवेलेबल हैं जिसमें भी हिस्टेरेसिस लॉस होगा उसमें बाय डिफॉल्ट वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी होंगे, और अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है तो उसमें और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का एनालिसिस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वहां पे एडी करंट लॉसेस भी, एडी वोल्टेज जनरेट होगा जिसके कारण एडी करंट फ्लो करेगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर हिस्टेरेसिस लॉस हो रहा है तो साइमल्टेनियसली उस मटेरियल में एडी करंट लॉसेस भी होंगे, क्योंकि जितने मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स भी होते हैं। हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल अवेलेबल नहीं है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल हो और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर हो। इस वजह से जहां पे भी मैग्नेटिक मटेरियल में हिस्टेरेसिस लॉस हो रहा है वहां पे एडी करंट लॉसेस भी बाय डिफॉल्ट होगा, साइमल्टेनियसली होगा। तो हिस्टेरेसिस लॉस एडी करंट लॉस को ऐड करने के बाद आई नॉट वन मिलता था हम लोगों को। तो आई म्यू जो है वो एज अ नो लोड करंट में जो हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ किए थे वहां पे डायरेक्टली हम लोगों ने फाई नॉट के साथ आई नॉट यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था, जो कि इन लाइन था और आई म्यू के जगह पे था। तो आई नॉट वहां पे था, तो आई म्यू उस करंट में, उस केस में फ्लो करेगा नो लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर है, नो लोड करंट दैट वुड फ्लो इफ मैग्नेटिक मटेरियल इज लीनियर एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। जब लीनियर रहेगा तो हिस्टेरेसिस लॉसेस नहीं होंगे, हिस्टेरेसिस कर्व नहीं फॉर्म होगा, कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा हिस्टेरेसिस का, बीएच कर्व नहीं होगा, जिसके कारण ये स्मॉल जो एंगल से अल्फा से लीड कर रहा था वो नहीं होगा, इसमें अलाइन होगा। और जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है अगर, तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर में एडी करंट लॉसेस नहीं होंगे, क्योंकि एडी करंट लॉसेस वहीं पे होते हैं, एडी वोल्टेज वहीं पे जनरेट होते हैं, किसी कंडक्टर में ही इंड्यूस होते हैं। अगर इंसुलेटर आप यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर यूज करते हैं, वहां पे एडी करंट लॉसेस कंप्लीटली एलिमिनेट किए जा सकते हैं। तो आई म्यू
वैसा करंट है जो कि उस केस में फ्लो करेगा जब आपका मैग्नेटिक मटेरियल लीनियर है और लीनियर के साथ साथ वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। आई नॉट वन इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा आई म्यू और आई डब्ल्यू को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो फेजर सबमिशन करते हैं तो आई नॉट वन देखने के लिए मिलेगा। अब इसको हम लोग किस तरीके से मॉडल कर सकते हैं, हम लोगों को इन करंट्स को मॉडल करना है। आई म्यू करंट जो कि वोल्टेज से अगर कंपेयर करें तो वोल्टेज से 90 डिग्री लैगिंग पे है और आई डब्ल्यू कंपोनेंट वोल्टेज के सेम फेज में है, जीरो जीरो वोल्टेज दोनों के बीच में एंगल क्या है, वोल्टेज और करंट के बीच में जीरो का एंगल। तो इनको हम लोगों को ये करंट प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में फ्लो कर रहे हैं। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर फ्लो कर रहा है और आईम्यू का काम रहता है इन ऑर्डर टू डेवलप फ्लक्स इन द कोर, फ्लूइड डेवलप करना आईम्यू का ये काम होता है। जबकि आई डब्ल्यू क्या है, वॉट कंपोनेंट है, वॉट कंपोनेंट है, वॉट कंपोनेंट मतलब लॉस कंपोनेंट। तो आई म्यू और आई डब्ल्यू का एडिशन करते हैं तो आई नॉट फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट हम लोगों को फेजर एडिशन के बाद देखने के लिए मिलता है। अब इस आई म्यू और आई डब्ल्यू को कैसे मॉडल किया जा सकता है, विच पैरामीटर से हम लोग मॉडल करें, इंडक्टर से मॉडल करें, कैपेसिटर से करें या फिर रजिस्टर से करें, देखने वाली बात ये है। तो जो आई म्यू है वो V1 से 90 डिग्री लैगिंग पोजीशन पे है। तो 90 डिग्री करंट अगर लैग कर रहा है किसी भी वोल्टेज से तो उसको हम लोग इंडक्टर से मॉडल कर सकते हैं, प्योर इंडक्टर से। तो इस करंट को हम लोग करंट की मॉडलिंग कर रहे हैं, याद रखिएगा, तो इसको इंडक्टर से मॉडल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में एनालिसिस किया था कि ओम्स लॉ वैलिड है कि नहीं ट्रांसमिशन लाइंस में, तो उसका पर्पस ये था, प्रीवियस स्लाइड में जो एनालिसिस किया था कि इसका पर्पस ये था कि वोल्ट ओम्स लॉ के लिए जो रिलेशन होना चाहिए कि एलिमेंट के अक्रॉस का जो वोल्टेज है और उसमें उस एलिमेंट में जो करंट फ्लो कर रहा है उन दोनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए ओम्स लॉ के वैलिडेशन के लिए। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो भी वोल्टेज V1 दिए हुए हैं V1 होगा, V1 और ये जो करंट फ्लो कर रहा है इसमें आई म्यू फ्लो कर रहा है और इसको हम लोग इंडक्टर से मॉडल कर सकते हैं क्योंकि अगर प्योर इंडक्टर आपके पास अवेलेबल है, प्योर इंडक्टर में जो करंट होता है वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। अब आई डब्ल्यू को हम लोगों को मॉडल करना है तो इसको रजिस्टर से मॉडल किया जा सकता है क्योंकि V1 और आई डब्ल्यू के बीच में जीरो फेज डिफरेंस है। जीरो फेज डिफरेंस केवल और केवल प्योर रजिस्टर में पॉसिबल है। तो प्योर रजिस्टर आपके पास अगर अवेलेबल है तो V1 इसके अक्रॉस का वोल्टेज है और इस एलिमेंट में करंट फ्लो कर रहा है IW। तो इस तरीके से हम लोग IW को मॉडल कर सकते हैं। और इन लोग को पैरेलली कनेक्ट करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि V1 यहाँ का भी वोल्टेज है, V1 यहाँ का भी वोल्टेज है, सेम वोल्टेज है, तो मतलब पैरेलल मॉडल से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर पैरेलल कनेक्शन हम लोग शो करते हैं तो आई नॉट वन जो कि फेजर सबमिशन होगा आई डब्ल्यू और आई म्यू का, तो ये भी केसीएल भी एप्लीकेबल है, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है केसीएल भी। नाउ द थिंग इज ये रजिस्टर और इंडक्टर जो हमारे पास आए हैं अवेलेबल हैं हमारे पास, जो मॉडल किया है हम लोगों ने आर नॉट और एक्स नॉट बोलेंगे इसको, और ये आर नॉट और एक्स नॉट क्या आपके प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में अवेलेबल हैं? किसी ये अवेलेबल नहीं है आपके ट्रांसफार्मर, ये आपके ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के रेजिस्टेंस नहीं है। किसी पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर के जितने भी पार्ट्स है, वाइंडिंग्स है, कोर है, तो उन पार्ट्स के रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस नहीं है, याद रखिए ये। क्योंकि R1 और X1 जो होगा वो पार्ट ऑफ योर प्राइमरी, R1 और X1 जो है प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स जो हम लोग प्रोवाइड किए हैं उस कंडक्टर का, इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू, रजिस्टर और इंडक्टर की वैल्यू होती है जिसको हम लोग R1 X1 बोलते हैं। लेकिन R0 X0 किसी भी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में अवेलेबल नहीं है कि वाइंडिंग्स का रेजिस्टेंस है R0। R0 किसी पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये केवल और केवल नो लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। इसकी मॉडलिंग की है क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस ही एक ऐसा मटेरियल है जिसमें फेज डिफरेंस जीरो हो वोल्टेज और करंट के बीच में। इंडक्टर ही केवल ऐसा अवेलेबल है हमारे पास जिसमें वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का लैग होता है, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। तो इसको हम लोग वर्चुअल रेजिस्टेंस और वर्चुअल इंडक्टेंस है, ये किसी पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
आर नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर नॉट एक ऐसा पैरामीटर है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट के कारण जो हो रहा है कोर लॉस कंपोनेंट, उसको आर नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट को एक्स नॉट रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। और इनकी वैल्यूज की अगर बात करें तो ये एक आइडियल रजिस्टर है, ये आइडियल इंडक्टर है। आइडियल इन द सेंस कि रजिस्टर जो है उसकी जो वैल्यू है बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बिगर मैग्नीट्यूड रजिस्टर का बहुत हाई है। सिमिलरली इंडक्टर का भी मैग्नीट्यूड बहुत हाई है, क्योंकि मैग्नीट्यूड जब इन्फिनाइट होगा, प्योर इंडक्टर होगा। मैग्नीट्यूड इन्फिनाइट होने का मतलब है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इनका जो प्रॉपर्टी है वो प्योर प्रॉपर्टी है। जो इंडक्टर आप लगाए हुए हैं उसमें किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है। जो रजिस्टर है आपके पास उसमें किसी भी तरीके के इंडक्टेंस प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है, isn't it? आइडियल इंडक्टर और आइडियल रजिस्टर है ये। तो जिसके कारण जो करंट और वोल्टेज में 0 डिग्री का फेज डिफरेंस और इंडक्टर की वजह से 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि किसी पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं कि बाइंडिंग के रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है, नहीं। ये केवल और केवल नो लोड कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफार्मर को आर नॉट, जबकि मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट को एक्स नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आप लोगों के पास समझने वाली बात यह है कि आई म्यू क्या लीनियर प्रॉपर्टी है या फिर आई डब्ल्यू क्या लीनियर प्रॉपर्टी है या फिर नॉन लीनियर प्रॉपर्टी है। तो आई म्यू की अगर हम लोग बात करें तो आई म्यू का ये जो फेजर लेंथ है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ये आई नॉट 1 का एक्स एक्सिस में रिजॉल्व किए तो आई म्यू हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। आई नॉट 1 को अगर वाई एक्सिस में रिजॉल्व कर रहे हैं तो आई डब्ल्यू देखने के लिए मिल रहा है। तो आई नॉट 1 को अगर एक्स एक्सिस में रिजॉल्व करना चाह रहे हैं हम लोग, जो कि मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट है, आई म्यू है, तो इस आई नॉट 1 को और एच को अगर ये पहले तो हमारे पास आई नॉट 1 डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, पहले ये अवेलेबल होगा, साइमल्टेनियसली आई डैश अवेलेबल होगा, इन दोनों का फेजर सबमिशन ही आई नॉट 1 होगा हमारे पास करंट का। तो आई नॉट 1 फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट है बिकॉज ऑफ द हिस्टेरेटिक। अगर इसको हम लोग इस एक्सिस में रिजॉल्व करते हैं तो इजीली रिजॉल्व किया जा सकता है, जबकि आई ई डैश है इसको हम लोग रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये क्या है आई म्यू से और ये आई म्यू से 90 डिग्री ऑर्थोगोनल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसका जो शैडो है हिस्टेरेटिक वाले करंट का, तो हिस्टेरेटिक करंट का शैडो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको यहाँ पे रिजॉल्व किया जा सकता है जब आई म्यू से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जबकि आई डैश को यहाँ पे रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आई म्यू क्या है, आई म्यू और आई डैश एक दूसरे का ऑर्थोगोनल है, 90 डिग्री क्रिएट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर है। अब इस तरह ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अब ये आपके पास फेजर लेंथ अवेलेबल है, इसको एक्स एक्सिस में इस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, वाई एक्सिस में इसको इस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। अब ये एक फेजर लेंथ अवेलेबल है, इसके ऑन टॉप ऑफ दिस ये अवेलेबल है, तो ये आई म्यू के ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल है मतलब इसको किस तरीके से मॉडल करिएगा आप, इस तरीके से मॉडल नहीं कर, ये तो ऐसे केवल आई नॉट 1 को इसमें मॉडल किया जा सकता है, इस वाले आई डैश को मॉडल नहीं किया जा सकता है। समझ रहे होंगे आप, फेजर एनालिसिस आपको पता होगा तो इस तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो आई म्यू केवल और केवल हिस्टेरेटिक वाले प्रॉपर्टी की वजह से देखने के लिए मिल रहा है। तो आई म्यू केवल और केवल हिस्टेरेटिक प्रॉपर्टी के से देखने के लिए मिल रहा है, और हिस्टेरेटिक लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने एनालिसिस किया कि एक नॉन लीनियर प्रॉपर्टी होती है। बीएच कर्व जो होता है, हिस्टेरेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो नॉन लीनियर प्रॉपर्टी होती है। तो आई म्यू क्या है, एक नॉन लीनियर प्रॉपर्टी है। क्लियर हो गया, क्योंकि आई म्यू केवल और केवल आई म्यू के कॉज क्या है, कौन रिस्पॉन्सिबल है आई म्यू के प्रोडक्शन के लिए, आई नॉट 1 बिकॉज ऑफ हिस्टेरेसिस केवल और केवल इसका कॉज है, यही रिस्पॉन्सिबल है, आई डैश इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आई म्यू हम लोगों को पता चल गया केवल और केवल हिस्टेरेटिक के कंपोनेंट के कारण ये आई म्यू फॉर्म हो रहा है,
और हिस्टेरेटिक लॉस हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में एनालिसिस किया था। हिस्टेरेसिस बिकॉज ऑफ द नॉन लीनियरिटी, बिकॉज ऑफ द डबल वैल्यूड बीएच नेचर, बिकॉज ऑफ द सैचुरेशन, ये एक नॉन लीनियर प्रॉपर्टी है। हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस एक नॉन लीनियर प्रॉपर्टी है। अब एडी करंट लॉस कौन सी प्रॉपर्टी है, तो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में इसका भी एनालिसिस किया था। इफ डॉटर किंग्स फर्स्ट डॉटर इज नॉट गुड, so we cannot say कि second daughter is also not good. For the second daughter we have to investigate again. तो अगर हिस्टेरेटिक प्रॉपर्टी जो है वो नॉन लीनियर प्रॉपर्टी, तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि एडी करंट लॉसेस भी एक नॉन लीनियर प्रॉपर्टी है। हम लोगों को एडी करंट लॉसेस के लिए अगेन इन्वेस्टिगेट किए थे, और हम लोगों ने एडी करंट लॉसेस में ये पाया था कि ये एक लीनियर प्रॉपर्टी है, क्योंकि पावर एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड इट इज लीनियर प्रॉपर्टी। वो किसी भी तरीके का नॉन लीनियरिटी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो एडी करंट लॉसेस और लीनियर लॉसेस। तो IW का जब हम लोग फेजर को एनालिसिस करें तो IW किन दोनों कंपोनेंट को रिजॉल्व करने के बाद आ रहा है, तो ये I01 बिकॉज ऑफ हिस्टेरेटिक है, इसको अगर y एक्सिस में रिजॉल्व करते हैं तो ये फेजर लेंथ यहाँ से यहाँ तक देखने के लिए मिलेगा, और I डैश को अगर आप पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो ये देखने के लिए मिलेगा। तो हिस्टेरेटिक ही देखने के लिए मिल रहा है, एडी करंट इन दोनों को ऐड करने के बाद IW देखने के लिए मिलेगा। तो इन दोनों को हिस्टेरेटिक भी ऐड कर रहे हैं, एडी करंट भी ऐड कर रहे हैं, तब IW आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो हिस्टेरेटिक क्या है, एक नॉन लीनियर प्रॉपर्टी है, एडी करंट लीनियर प्रॉपर्टी है। तो दोनों का सबमिशन क्या होगा, लीनियर प्लस नॉन लीनियर इज नॉन लीनियर ओनली। तो बोथ IH और I डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ IW। इनका रिजॉल्व करने पे ये पता चल रहा है। और हिस्टेरेटिक लॉस और एडी करंट लॉस, क्योंकि हिस्टेरेटिक नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर प्लस लीनियर नॉन लीनियर ही होगा, तो ये एक IW जो है नॉन लीनियर प्रॉपर्टी है, इजंट इट। तो ये अब ये दोनों क्या है, नॉन लीनियर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नॉन लीनियर प्रॉपर्टी होने की वजह से I म्यू और IW नॉन लीनियर प्रॉपर्टी होने की वजह से R नॉट और X नॉट, क्योंकि ये किसी भी फिजिकल पार्ट, फिजिकल रजिस्टर या फिजिकल कैपेसिटर को रिप्रेजेंट, फिजिकल इंडक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये किसी भी रजिस्टर और इंडक्टर जो अवेलेबल है वो किसी भी ट्रांसफार्मर के पार्ट का रजिस्टर और इंडक्टर नहीं है, ये केवल और केवल प्रॉपर्टी है हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। क्योंकि इससे हम लोगों ने ये रिप्रेजेंट कर लिया कि IW और V1 के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री का है, और जबकि I म्यू और V1 के बीच का जो एंगल है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इंडक्टर से हम लोगों ने ये रिप्रेजेंटेशन की है, ये किसी भी पार्ट ऑफ द रेजिस्टेंस और इंडक्टर नहीं है, किसी पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन के, केवल और केवल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये I म्यू और IW दोनों नॉन लीनियर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये R नॉट और X नॉट की वैल्यू वेरी करेगी। कैसे वेरी करेगी, जो भी प्रैक्टिकल हमारे पास रजिस्टर और इंडक्टर अवेलेबल होते हैं, रजिस्टर की जब नेटवर्क थ्योरी में हम लोग बात करते हैं तो वहां पे रजिस्टर और इंडक्टर की बात करते हैं, तो वो लीनियर इंडक्टर और लीनियर रजिस्टर होते हैं, उनके VI कैरेक्टरिस्टिक लीनियर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल मशीन्स में जब हम लोग बात करते हैं तो शंट ब्रांच के जो पैरामीटर्स होते हैं R नॉट और X नॉट, ये नॉन लीनियर पैरामीटर्स होते हैं। बिकॉज I नॉट के कारण जो IW और I म्यू फॉर्म हो रहे हैं, ये दोनों नॉन लीनियर प्रॉपर्टी है। नॉन लीनियर प्रॉपर्टी होने की वजह से R नॉट और X नॉट की वैल्यू वेरी करेगी, क्योंकि ये कांस्टेंट रजिस्टर, सपोज करिए ये एक डिवाइस, लेट्स से 50 ओम का ये रजिस्टर है इसका, तो 50 ओम का रजिस्टर है तो ये कभी वेरी नहीं करेगा क्योंकि इसका फिक्स्ड है। ये लीनियर रजिस्टर है, लीनियर इंडक्टर है, जो कि नेटवर्क थ्योरी में हमारे पास अवेलेबल होता था। लेकिन जो हमारे पास शंट ब्रांच पैरामीटर अवेलेबल होते हैं वो नॉन लीनियर पैरामीटर होते हैं, इनकी वैल्यू वेरी कर जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नेटवर्क थ्योरी के थिंकिंग प्रोसेस से बाहर आना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल मशीन्स को समझने के लिए। नेटवर्क थ्योरी इज मेंट फॉर लीनियर सिस्टम, वेयर एज इलेक्ट्रिकल मशीन्स इज मेंट फॉर नॉन लीनियर सिस्टम्स। इलेक्ट्रिकल मशीन जितनी भी हमारे पास अवेलेबल है वो नॉन लीनियर मशीन्स है, तो नॉन लीनियरिटी हम लोगों को एनालिसिस करना पड़ेगा। और मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि R नॉट और X नॉट की वैल्यू किस तरीके से वेरी करेगी। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो ये ग्राफ एनालिसिस करते हैं हम लोग। यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे करंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेड वाले पोर्शन को आप पूरे तरीके से एलिमिनेट कर दीजिए, भूल जाइए, केवल और केवल ब्लैक पोर्शन को अभी देखिए।
तो ब्लैक पोर्शन को जो कि लीनियर कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 एम्पियर का अगर आप करंट देते हैं तो यहाँ पे 10 वोल्ट का वोल्टेज आपको देखने के लिए मिल रहा है। आप फर्दर एक्सीड करते हैं और 4 एम्पियर का किसी एलिमेंट में वोल्टेज 4 एम्पियर का करंट इनपुट देते हैं, जिसके कारण 20 वोल्ट का वोल्टेज उसमें देखने के लिए मिल रहा है, या फिर 20 वोल्ट अप्लाई करिए तो 4 एम्पियर देखने के लिए मिल रहा है, 10 वोल्ट अप्लाई करिए तो 2 एम्पियर देखने के लिए मिल रहा है सपोज। तो इस पॉइंट में अगर मैं इस पॉइंट को मॉडल करना चाहूं तो किस पार्ट से, सपोज करिए रेजिस्टेंस वी आई लीनियर रिलेशन है, रेजिस्टेंस से मेरे को मॉडल करना है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो वोल्टेज की वैल्यू इस पॉइंट पे कितनी है, यहाँ पे एक्सटेंड करने पे 20 वोल्ट, V बाई आई की वैल्यू क्या है 4 है, तो V बाई आई 20/4 करने पे 5 ओम देखने के लिए मिल रहा है इस पॉइंट पे रजिस्टर। क्योंकि ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो क्या देखने के लिए मिलता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू वो देखते हैं। तो ये अगर 2 एम्पियर है और ये 10 वोल्ट है तो V बाई आई करने पे 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 एम्पियर करने पे हम लोगों को 5 ओम देखने के लिए मिलता है। मतलब यहाँ पे जो रजिस्टर है वही सेम रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पे है। तो ये लीनियर जब होगा आपका सिस्टम, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक जब होगा आपके सिस्टम का, लीनियर सिस्टम होगा, वहां पे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू वेरी नहीं करेगी। लीनियर रजिस्टर लीनियर रजिस्टर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू वेरी नहीं करेगी रेजिस्टेंस की। लेकिन कहाँ पे वैल्यू वेरी करेगी, जब हम लोग नॉन लीनियरिटी एनालिसिस करेंगे, जब मशीन्स की एनालिसिस कर रहे हैं। तो मशीन्स में एज यू ऑलरेडी नो बीएच कर्व आप लोगों को देखने में मिलता है जो कि नॉन लीनियर है। तो बीएच कर्व में अगर नॉन लीनियरिटी इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बीआई कैरेक्टरिस्टिक में नॉन लीनियर सिस्टम की एनालिसिस करते हैं, तो अब रेड वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको कंसिडर करिएगा। तो इस पॉइंट को अगर मेरे को यहाँ पे ड्रॉ करना है कि किस एलिमेंट से मैं मॉडल करूं, तो वोल्टेज 20 वोल्ट है, यहाँ पे करंट की वैल्यू 4 एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस अगर मॉडल करना है तो V बाई आई मतलब 20/4 करने पे हम लोगों को 5 ओम देखने के लिए मिल रहा है। अब इस पॉइंट में जो कि यहाँ पे मॉडल करना है, इस पॉइंट को अगर मैं मॉडल करूं तो यहाँ पे जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू 10 वोल्ट है, ध्यान दीजिएगा। इस पॉइंट को अगर मैं मॉडल कर रहा हूँ रेजिस्टेंस से, तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू 10 वोल्ट है, जबकि करंट की वैल्यू 2 एम्पियर ना होके 1 एम्पियर ही है। तो 10 डिवाइडेड बाई 1 करने पे हम लोगों को यहाँ पे रेजिस्टर की वैल्यू 10 ओम मिलेगा, 10 ओम मिलेगा। तो ये ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑपरेटिंग पॉइंट पे डिपेंड करेगा, ऑपरेटिंग पॉइंट पे डिपेंड करेगा मॉडलिंग कि वो लीनियर रजिस्टर है। पहले तो अगर आपका सिस्टम लीनियर है, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहां पे जो रेजिस्टेंस और इंडक्टर होंगे वो लीनियर होंगे, जो कि नेटवर्क थ्योरी में हम लोग एनालिसिस करते हैं। मशीन्स में नॉन लीनियर सिस्टम है, मशीन जितनी भी अवेलेबल है हमारे पास सारी मशीन्स नॉन लीनियर मशीन्स हैं। तो नॉन लीनियर मशीन्स के एनालिसिस के लिए जो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस होंगे वो भी नॉन लीनियर होंगे, उनकी भी वैल्यू वेरी करेगी, क्योंकि इस पॉइंट में हम लोगों को 5 ओम देखने के लिए मिल रहा है। इस पॉइंट में जब मॉडल कर रहे हैं तो वो रजिस्टर की वैल्यू चेंज होके 10 ओम में आ जा रही है, 10 ओम में आ जा रही है। तो ये ब्लैक पेन से जो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक था वो नेटवर्क थ्योरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि रेड कैरेक्टरिस्टिक मशीन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मशीन इज मेंट फॉर नॉन लीनियर सिस्टम, और अगर आपका सिस्टम नॉन लीनियर है वहां पे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू वेरी करेगी, इंडक्टर की वैल्यू वेरी करेगी, क्योंकि ये फिजिकल, और इस स्लाइड में जो एनालिसिस किया हम लोगों ने, यहाँ पे रेजिस्टेंस और इंडक्टर किसी पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं है, पार्ट ऑफ बाइंडिंग के रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस नहीं है। ये केवल और केवल हमारा इस तरीके से है कि जो प्रैक्टिकल मशीन्स में, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में कोर लॉसेस हो रहे हैं उसको थ्रू द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को हम लोग थ्रू द हेल्प ऑफ इंडक्टेंस हम लोग मॉडल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी पार्ट फिजिकल रजिस्टर और इंडक्टर नहीं है। तो क्योंकि करंट आपका आई म्यू और आई डब्ल्यू नॉन लीनियर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे ऑपरेटिंग पॉइंट, जैसे कि किसी प्रैक्टिकल मशीन में सपोज करिए कि 10 वॉट का लॉसेस हो रहा है, आयरन लॉस, अगर वोल्टेज स्पेसिफाइड वोल्टेज अप्लाई की है, स्पेसिफाइड करंट अप्लाई की है, अब वोल्टेज की रेटिंग आप रिड्यूस कर दिए और करंट भी रिड्यूस कर दिए, और वोल्टेज की ऑपरेटिंग पॉइंट पे ये डिपेंड करेगा वोल्टेज और करंट के कि इसमें मॉडलिंग हम लोग कहाँ पे करें, और लीनियर होगा नॉन लीनियर होगा, और नॉन लीनियर की वजह से ऑपरेटिंग पॉइंट पे डिपेंड करेगा कि उसके जो कि प्रैक्टिकल एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर में लॉसेस हो रहे हैं, आयरन लॉस हो रहा है, उसको ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में आयरन लॉसेस वेरी करेंगे तो यहाँ पे पैरामीटर्स वेरी कर जाएंगे।
आर नॉट और एक्स नॉट की वैल्यू हम लोगों को वेरी करनी पड़ेगी। तो नेटवर्क थ्योरी में आर और एक्स हमेशा और हमेशा कांस्टेंट होते थे, जबकि मशीन्स में हमारे पास आर नॉट और एक्स नॉट वेरी करेंगे, ये कांस्टेंट नहीं होंगे। तो ये क्लियरिफाई होना चाहिए कि किस तरीके से वेरी कर रहे हैं ये आर नॉट और एक्स नॉट। तो आर नॉट और एक्स नॉट वैल्यूज मस्ट वेरी इन दिस केस, है ना, तभी हम लोग नॉन लीनियर पैरामीटर्स को शो कर पाएंगे। अब लॉसेस जो हो रहे हैं वो भी लीनियर लॉसेस तो है नहीं कि आर नॉट और एक्स नॉट बिना वेरी किए हम लोग उसको मॉडल कर पाए, जो कि प्रैक्टिकल मशीन में लॉसेस हो रहे हैं, थ्रू द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस इंडक्टेंस हम लोग उसको मॉडल कर रहे हैं, और सेम लॉसेस जो कि लॉसेस की जो वैल्यू है उनको इस यहाँ पे पैरामीटर आर नॉट एक्स नॉट की वैल्यू वेरी करके उन लॉसेस को मॉडल करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन। मैं आशा करता हूँ कि इस सेशन में आपको कुछ नई चीजें सीखने के लिए मिली होंगी। नेक्स्ट सेशंस में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।